अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज़ मेहुद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर 1 इंग्लिश। जो कल आपको एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसके अंदर जो फर्स्ट बिट आने वाली है वो है पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में सबसे पहली बिट होने वाली है रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो आपको क्या करना है, ये जो पैसेज दिख रहा है आपको, ये प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है पैसेज। ये पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है। पैसेज में क्या है, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. One day, he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Siva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Siva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Siva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो ये जो पैसेज है, ये पैसेज कौन से लेसन से आया बोले तो वो है माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड में पूरी जो कलाम की जो हार्डवर्क है और कलाम के लाइफ में जो सबसे अहम टीचर्स हैं उनके बारे में, कलाम के बारे में हम जो भी यहाँ पे पढ़े कि कलाम को उनके टीचर सुब्रमण्यम अय्यर दावत दिए घर पे खाना खाने के लिए, लेकिन अय्यर के जो वाइफ है उनको खाना सर्व नहीं करे क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण थे और मुस्लिम एक बच्चा हमारे घर में आके खाना खाता, और ये चीज़ उनको अलग सबसे अजीब दिखी। लेकिन अय्यर दावत देने की वजह ये थी कलाम को, क्योंकि कलाम पढ़ने लिखने में और बहुत बड़ी सोच वाले इंसान थे, इसीलिए अय्यर उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे और अय्यर की यानी कि टीचर की रेस्पेक्ट भी कलाम बहुत ज़्यादा करते थे। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक इंसिडेंट है कि नेक्स्ट टाइम जब once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Subramania Iyer's wife took me inside. तो देखो आप, जो अय्यर है सुब्रमण्यम अय्यर के वाइफ क्या करे, कलाम को किचन में लिख जाके खाना खिलाए, पहले नहीं खिलाए थे, राइट। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट्स लाइफ में हुए कलाम के, वो सारी की सारी विंग्स ऑफ फायर एक बुक है जो कलाम लिखे थे, वो उसमें भी मेंशन है। और आपका जो 10th क्लास का जो सिलेबस है माई चाइल्डहुड, कलाम अपने बचपन के बारे में जो भी इंसिडेंट्स हुए थे वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों को माई चाइल्डहुड में दी गई। और पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो आप यहाँ पे,
आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। और यहाँ पे जो भी आंसर्स लिखेंगे, इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे, तो आपको 2 से 3, यहाँ पे 2 से 3 नहीं, सॉरी, 3 से 4 लाइन्स में या सेंटेंसेस में लिखना है आपको। देखो आप यहाँ पे 4 3 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। 4 3 12 मार्क्स मतलब आपको हर एक आंसर के लिए 3 लाइन्स या उससे बढ़ के 4 लाइन्स में या सेंटेंसेस में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। वॉट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज शिवा सुब्रमण्य अय्यर। शिवा सुब्रमण्य अय्यर कैसे इंसान थे। हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम हीज वाइफ, और वो कैसे अपने वाइफ से डिफरेंट थे। इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आंसर लिखेंगे। ओके, उसके बाद ये इसका आंसर तो मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आपको कैसा है कि सुब्रमण्यम अय्यर कैसे इंसान थे और उनके वाइफ कैसे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, such problems have to be confronted. What does this mean? How does it reflect Iyer's attitude towards social reform? तो जो बात अय्यर ने कहा था कलाम को कि जब भी हम कोई नई चीज़ करते सोसाइटी में तो प्रॉब्लम्स को अपने को फेस करना पड़ता, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, और उनको मानना भी पड़ता, फेस भी करना पड़ता और उनको मानना भी पड़ता, ये सोसाइटी में है बोल के। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट अयर्स एटीट्यूड, और ये क्या दिखा रहा था, ये अय्यर बोलने से कलाम को क्या समझ में आया, ये कलाम के माइंड में क्या बैठा इस बात से, और अय्यर का एटीट्यूड कैसा आपने को लगा टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स की तरफ, कैसा अय्यर का एटीट्यूड दिखाई दिया आपने को। ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपने को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट माइट हैव कॉज्ड शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टू चेंज हर माइंड। जो अय्यर के वाइफ थे उनका जो माइंड था पहले कि मुसलमान बच्चा हमारे घर आके खाना खाना ये क्या चीज़ है, बाद में उनका माइंड क्यों चेंज हुआ। एंड पर्सनली सर्व फूड टू कलाम ड्यूरिंग हिज नेक्स्ट विजिट। जब पहली बार कलाम गए थे घर पे तो अय्यर के वाइफ उनको खाना सर्व नहीं करे थे, नहीं करते बोले थे, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम कलाम अय्यर के घर पे गए थे तो उनके वाइफ खुद अपने हाथों से कलाम को खाना सर्व करे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू वेर इन कलाम्स पोजीशन, अगर आप कलाम के पोजीशन पे होते ड्यूरिंग द मील, खाना खाने के टाइम पे, हाउ वुड यू फील अबाउट समवन ऑब्जर्विंग यू क्लोजली एंड व्हाट वुड यू डू। और जब आपको कोई घूरते रहता खाना खाने के टाइम पे तो आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ये सारे 4 क्वेश्चंस हैं। अब मैं इसके आंसर्स लिखूंगा तो आपको देखना है एग्जाम में, याद रखो आप ये पैसेज के अंदर ही है आंसर। अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आया तो कम से कम इसमें से 3 पॉइंट्स निकाल लेना, 3 लाइन्स निकाल लेना, फर्स्ट वाले के लिए आंसर लिख देना। 3 पॉइंट्स, फिर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट निकाल के इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख देना। नहीं तो समझ के लिखना, जैसे मैं आप समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेंगे, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा। what kind of a person was Shiva Subramanya Ayyers या अय्यर्स नहीं, अय्यर क्वेश्चन मार्क। और हाउ वाज ही डिफरेंट, फ्रॉम हिज वाइफ, ये क्वेश्चन क्या बोले, क्वेश्चन में किस तरीके के इंसान थे सुब्रमण्य अय्यर, और हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम हिज वाइफ, और वो कैसे अपने वाइफ से
बिल्कुल अलग थे, उनकी सोच और समझ कंप्लीटली अलग थी। तो आंसर फर्स्ट पॉइंट, शिवा सुब्रमण्य अय्यर was a progressive and ओपन माइंडेड पर्सन। कैसे थे इंसान दोनों? सुब्रमण्यम अय्यर कैसे थे? प्रोग्रेसिव मतलब ज़िंदगी में आगे तरक्की करना, ये सोच को मानते थे। और ओपन माइंडेड पर्सन, किसी के लिए ऐसा नहीं वैसा नहीं, एकदम ओपन माइंडेड पर्सन थे। ठीक है। ही बिलीव्ड, उनका मानना था, ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी, वो इक्वालिटी पे मानते थे। एंड ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स, जो ऐसा सोचते हैं हम हिंदू है वो मुसलमान है, इस तरीके की जो सोच है ये सोसाइटी के कम पढ़े लिखे लोगों में आती। ठीक है। यहाँ पे उनका मानना, जो शिवा सुब्रमण्यम मनी अय्यर जो टीचर थे कलाम के, उनका कैसा मानना था? ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी, वो सब इक्वल है मानते थे, कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई सिख कोई बड़ा कोई छोटा नहीं मानते थे, सबको इक्वल मानते थे। एंड ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स, सोसाइटी में जो बातें फैली हुई थी कि ऐसा वैसा, ये लोग ऐसे रहते वो लोग वैसे रहते, तो वो चीज़ों को वो नहीं मानते थे। और एक सवाल है यहाँ पे, उसका जवाब है हीज, उनके वाइफ के बारे में क्या है? हिज वाइफ वॉज ऑर्थोडॉक्स। यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स है उसका मतलब है जो परंपरा को फॉलो करते हुए आते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ठीक है। जो परंपरा को फॉलो करते उनको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। एंड ऑर्थोडॉक्स कौन थे? अय्यर के वाइफ थे। एंड फॉलोड, और जो उनकी जो बिलीफ सिस्टम था और उन्होंने कैसा अपने आप को फॉलो करते थे, अपने रीजन को, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स, और जो उनके ट्रेडिशनल जो ख़ानदानी जो बिलीव्स थे उनको वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। देखो मैं आंसर को कितना सिंपल वे में लिखा और शॉर्ट में भी लिखा और समझ में आया जैसा लिखा। तो मैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो जो पॉइंट्स है, दो सवाल है क्वेश्चन के अंदर, उन दोनों क्वेश्चंस को मैं मेंशन करा। राइट। एक तो कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज सुब्रमण्यम अय्यर, तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज ए प्रोग्रेसिव एंड ओपन माइंडेड पर्सन। ही बिलीव इन इक्वालिटी एंड ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स। फिर इसी क्वेश्चन में और एक भी आंसर है, इसी क्वेश्चन में और एक भी क्वेश्चन है, हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम हिज वाइफ? अय्यर अपने वाइफ से कैसे डिफरेंट थे सोच में? तो यहाँ पे उसका भी आंसर लिखे हुआ है, हिज वाइफ वॉज ऑर्थोडॉक्स एंड फॉलोड स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल बिलीव्स। तो ये आंसर लिखने का तरीका है, आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया वो देखेंगे, और उसका आंसर कैसा लिखना है आपको, वो आपको, मैं जिस तरीके से आंसर्स लिख रहा हूँ आपको आंसर्स को उस तरीके से एग्जाम में लिखना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, once you decide to change, once you decide to change the system, such problems have to be
to be confronted. What does this mean? जब भी आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि कोई चीज़ को सिस्टम से बदलना है, चेंज लाना चाह रहे हैं आप सोसाइटी में, चेंज द सिस्टम इन द सोसाइटी, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। और जब आप ये कोशिश करते तो कई सारी रुकावटें आपके सामने आती। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट नहीं है, अभी और आगे भी है। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट Ayer's attitude towards social reforms, सोशल रिफॉर्म मतलब सोसाइटी में चेंजेस लाना। जो भी बिलीफ सिस्टम है लोगों का दूसरे इंसान को लेके, दूसरों के मज़हब को लेके, तो उसमें जो चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं अपन कि ऑल आर इक्वल, तो तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट अयर्स एटीट्यूड, और ये अय्यर का एटीट्यूड कैसा दिखा रहा टूवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स, सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी में जो बदलाव लाना है उसकी तरफ अय्यर का जो एटीट्यूड है वो कैसा है। तो आंसर लिखेंगे अपन। आंसर में सबसे पहली बात हो रही इट मीन्स, इसका मतलब ये है चेंज ऑलवेज ब्रिंग्स चैलेंजेस। जब भी आप किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो आपके लिए एक चैलेंज होने वाला है वो, और लोग आपको अपोज करेंगे। इट मीन्स चेंज ऑलवेज ब्रिंग्स चैलेंजेस, कई सारी मुश्किलें लेके आता और लोग उस चीज़ को मानना नहीं चाहते। ये फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया मैं। सेकेंड सेंटेंस है वन मस्ट फेस डिफिकल्टीज, वन मस्ट फेस difficulties while trying to reform society। सोसाइटी को रिफॉर्म, सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के टाइम पे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। सबसे लास्ट पॉइंट है जो यहाँ पे अय्यर की बात थी, अय्यर वॉज करेजियस का मतलब है हिम्मत वाला, करेजियस, एंड स्ट्रांगली बिलीव्ड। ठीक है, इतना आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिख दिए तो काफ़ी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट माइट हैव कॉज्ड शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ, शिवा सुब्रमण्यम के जो वाइफ थे उनको क्या हुआ टू चेंज हर माइंड। पहले जब कलाम सुब्रमण्यम अय्यर के घर गए थे, जो उनके टीचर है, कलाम के टीचर है, तो उनके जो वाइफ थे उनको खाना सर्व नहीं करे। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम कलाम शिवा सुब्रमण्यम अय्यर के घर गए तो उनके वाइफ का जो माइंडसेट था, जो माइंड था, वो कंप्लीटली चेंज हो गया था। एंड पर्सनली सर्व फूड टू कलाम ड्यूरिंग हिज नेक्स्ट विजिट। जब कलाम दोबारा
अय्यर के घर गए तो उनके वाइफ ने कलाम को खाना सर्व किया। अब इसको अपन आंसर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अय्यर्स बिहेवियर and beliefs influenced her thinking। जिस तरीके की सोच थी अय्यर के वाइफ की, अय्यर के बिहेवियर की वजह से उनकी वाइफ में भी जो सोचने की जो सलाहियत है वो डेवलप हुई। मतलब जिस तरीके का माइंडसेट था अय्यर के वाइफ का, अय्यर के बिहेवियर से उनका भी बिहेवियर कंप्लीटली बदल गया। शी observed कलाम and realized equality among people। कलाम को देख के शी ऑब्जर्व कलाम को उन्होंने देखे और उनको महसूस हुआ कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल मानना चाहिए। उसके बाद शी चेंज्ड हर माइंडसेट। जो माइंड में पहले था कलाम के दूसरे विजिट के बाद और अय्यर के बिहेवियर की वजह से कंप्लीटली अय्यर के वाइफ का भी माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया था एंड एक्सेप्टेड हिम रेस्पेक्टफुली। और वो बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ कलाम से पेश आई। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है और याद रहे सेंटेंस 3 सेंटेंस से अगर बढ़ के भी लिख रहे हैं आप, एक एक्स्ट्रा भी लिख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्योंकि फर्स्ट जो पैसेज है उसके अंदर 1 to 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें से मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखा चुका हूँ। किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से सवाल आते, किस तरीके से उनके आंसर्स को लिखना है, 3 पॉइंट्स में मैं बता रहा हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको कि 4 पॉइंट्स भी लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ यू वेर इन कलाम्स पोजिशन। अगर मान लीजिए आप कलाम की प्लेस पे होते और उस वक्त आप खाना खा रहे होते, हाउ वुड यू फील। आप कैसा फील करते अबाउट समवन ऑब्जर्विंग यू क्लोजली। जब कोई आपको खाना खाते वक्त घूरता हुआ बैठ जाए। एंड व्हाट वुड यू डू। और आप उस वक्त क्या करते, ये आपका सवाल है। और इसका जवाब हम 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहली बात, अगर हम होते तो आई वुड फील ए बिट अनकंफर्टेबल बीइंग ऑब्जर्व्ड क्लोजली। कोई अगर खाना खाते वक्त अगर घूर के देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम क्या होते, अनकंफर्टेबल फील करते। आई वुड स्टे काम। आई स्टे काम, मैं काम होता। एंड बिहेव करता पोलाइटली। आई वुड, मैं एक्ट नेचुरली। मैं जिस तरीके से पेश आना चाहिए मैं वैसा नेचुरली पेश आता। एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस, और मैं क्या करता, कॉन्फिडेंस मेंटेन करता। तो ये था फर्स्ट पैसेज जिसके अंदर सवाल पूछे गए पैसेज के अंदर से, और पैसेज को हमको समझना है, और पैसेज को समझ के हम ये 4 आंसर्स लिखे। और आपको मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स में, हर एक आंसर को मैं 3 पॉइंट्स में लिखा, आप 4 पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स 3 मार्क्स, हर एक आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट पैसेज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पैसेज को देखेंगे कि हमको कैसा उसको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। ठीक है, ओके ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 4, और एक पैसेज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको आराम से इसको समझने की कोशिश करना है और एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से आंसर को लिखना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में पार्ट ए में आने वाला है। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आने वाला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इससे पहले हम और एक भी पैसेज कंप्लीट कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आंसर को आपको किस तरीके से कितने पॉइंट्स में लिखना है, 3 या तो 4 सेंटेंसेस में लिखना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं बोले तो पहले पैसेज पढ़ लेते फिर क्वेश्चंस पढ़ते। यहाँ पे ट्रिक क्या है बोले तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए फिर डायरेक्टली वो आंसर को ढूंढिए इसमें। तो ये बहुत ईजी ट्रिक है, आसानी से आपको आंसर्स मिल जाते। चलिए पैसेज पढ़ेंगे। रेस स्क्रीन प्ले मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर एन आर्ट बाय देमसेल्व्स। रॉबर्ट सेज हैंड रिटन इन बंगाली with notes in English for his set designer with sketches here and there, an occasional staff notation of fragments of music. One Sunday morning, Roberts found Ray in a disturbed mood. A few well-known personalities of the city had visited him earlier to go through some of his manuscripts. After they left, Ray found the Charulata screenplay missing. Ray was almost sure who the culprit was. I asked him whether he was planning to take any action, and he said no, and explained to me that he did not want to hurt the reputation of the person. I was absolutely stunned by his humane concern, said Roberts. ये जो पैसेज है इसको हम पढ़ लिए अभी, और जो भी हमको समझ में आया वो किस लेसन से है। ठीक है, यहाँ पे लेसन का नाम दे दिया। तो नाम क्या है? रैंडीवू विथ रे। रैंडीवू का मतलब है ए मीटिंग दैट यू हैव अरेंज्ड विथ समबडी। एक मीटिंग किसी से अगर हम अरेंज करें तो उसको क्या बोलते हैं? रैंडीवू बोलते हैं। विथ रे, मीटिंग विथ रे। तो ये लेसन का नाम था। और उसके बाद यहाँ पे इस लेसन के इस पैसेज के नीचे क्या बोला गया? आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। फर्स्ट वन है वाई वॉज रे इज ए डिस्टर्ब्ड मूड। वाई वॉज रे इन ए डिस्टर्ब्ड मूड। रे डिस्टर्ब मूड में क्यों थे? हमको तो पैसेज पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि जो प्ले स्क्रीन, क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्क्रिप्ट, या जो स्टोरी की जो कहानी थी वो चोरी हो गई थी रे के पास से, रे के घर के पास से। कुछ लोग मिलने आए थे, यहाँ पे लिखे हुआ है वो बात। वन संडे मॉर्निंग रॉबर्ट्स फाउंड रे इन ए डिस्टर्ब्ड मूड. A few well-known personalities of the city had visited him earlier to go through some of his manuscripts.
ठीक है। तो ये जो वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब है एक रिटन नोट्स जो थी, एक किसी भी कहानी की, एक मूवी या कहानी की जो स्क्रिप्ट होती वो स्क्रिप्ट थी, मैन्यूस्क्रिप्ट, वो चोरी हो गई थी। तो यहाँ पे वाई वॉज रे इन ए डिस्टर्ब्ड मूड, मतलब व्हेन रॉबर्ट्स मेट हिम, जब रॉबर्ट्स मिले तो रे क्या थे, डिस्टर्ब मूड में थे। क्यों थे? क्योंकि उनके पास से क्या हो गया था, चोरी हो गई थी। किस चीज़ की चोरी हो गई थी? मैन्यूस्क्रिप्ट की। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है आई वॉज एब्सोल्यूटली स्टन्ड, मैं हैरान हो गया। वाई डिड द स्पीकर से सो, स्पीकर क्यों ऐसा बोला कि मैं हैरान हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन यू से दैट रेस स्क्रीन प्लेस, जो है ना मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको क्या है, वो स्क्रीन प्लेस थे। तो हाउ कैन यू से दैट रेस स्क्रीन प्लेस आर एन आर्ट बाई देमसेल्फ, वो जो स्क्रीन प्लेस थे वो एक खुद में अपने आप में एक कला थी। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ यू वेर इन द प्लेस ऑफ रे, अगर आप रे की प्लेस पे होते, वॉट वुड यू डू, आप क्या करते, विद द कल्प्रिट, जो जिम्मेदार था, जो गुनाहगार था, कल्प्रिट, उसको आप, उसको क्या करते थे आप, वॉट वुड यू डू विद द कल्प्रिट, कल्प्रिट के साथ आप क्या करते थे। तो अब हम इसके आंसर्स लिखेंगे पैसेज के अकॉर्डिंग देख के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज रे इन ए डिस्टर्ब्ड मूड व्हेन रॉबर्ट्स मेट हिम, जब रॉबर्ट्स मिलने के लिए रे से आए थे तो रे का मूड क्या था, डिस्टर्ब था। क्यों था? क्योंकि रे वॉज डिस्टर्ब्ड, क्योंकि बिकॉज द चरुलता, बिकॉज द चरुलता स्क्रीन प्ले वॉज मिसिंग, नथिंग बट यहाँ पे स्क्रिप्ट मिसिंग हो गई थी। किसकी? चरुलता की कहानी की जो स्क्रिप्ट थी वो मिसिंग थी। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट एंड वेरी वैल्यूबल टू हिम, और उनके लिए ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थी। थर्ड पॉइंट, जैसा मैं बोला आपको कि 4 पॉइंट्स लिखना है, हमको 4 सेंटेंसेस लिखना है, जिसमें से मैं 2 सेंटेंस लिख चुका हूं और थर्ड सेंटेंस में लिख रहा हूं। लूजिंग इट कॉज्ड हिम स्ट्रेस एंड वरी। ठीक है, तो हम जो पॉइंट्स लिखे, क्यों रे डिस्टर्ब थे, डिस्टर्ब मूड में थे जब रॉबर्ट्स आके उनसे मिले। तो रे क्यों डिस्टर्ब थे? क्योंकि उनका जो चारुलता स्क्रीन प्ले का जो स्क्रिप्ट था वो क्या था, मिसिंग था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाथ से लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट थी। एंड वेरी वैल्यूबल टू हिम, और वो उनके लिए बहुत कीमती थी। लूजिंग इट कॉज्ड हिम स्ट्रेस एंड वरी, तो उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे और बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो वरी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इस पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज एब्सोल्यूटली स्टन्ड, मैं एकदम से परेशान हो गया। वाई डिड द स्पीकर से सो, ऐसा स्पीकर क्यों बोले, स्पीकर क्यों परेशान हो गए, ये क्यों बोले। द स्पीकर वॉज स्टन्ड, हैरान हो गए।
by race, calm and noble reaction. noble reaction. पहली बात तो स्पीकर क्यों स्टन हो गए, क्योंकि रे इतना सब होने के बाद भी उन्होंने काम थे और नोबल रिएक्शन और उस कल्प्रिट के बारे में अच्छा सोच रहे थे. रे did not want to harm the reputation of the culprit. वो उसे बदनाम नहीं करना चाहते थे. जो मैन्युस्क्रिप्ट जो चोरी करा था उसको वो बदनाम नहीं करना चाहते थे. कौन? रे. His humane concern surprised and impressed the speaker. तो ये सारी चीज़ें जब स्पीकर देखे और सुने तो वो क्या हो गए? स्टन्ड हो गए. क्योंकि वो आगे वाले को जानते थे जो मैन्युस्क्रिप्ट चोरी करे, लेकिन वो उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते थे. इस तरीके के कंसर्न को देख के वो सरप्राइज थे, स्पीकर सरप्राइज थे और इस चीज़ से वो इम्प्रेस भी हो गए थे कि रे कितने अच्छे इंसान हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू से दैट रेस स्क्रीन प्लेस आर एन आर्ट बाई देमसेल्व्स. जो स्क्रीन प्लेस थे रेस के वो क्या थे? एक कला थी अपने आप में. इसका आंसर है रेस manuscripts were handwritten, हाथों से लिखी हुई थी. handwritten carefully in बंगाली. किस में लिखी थी? बंगाली में लिखी हुई थी. बंगाली या बंगाली में लिखी हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट, दे included notes in English, sketches and music notations. और तीसरा पॉइंट है, this creativity made his screenplays artistic work on their own. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का हमने आंसर लिखा है. क्या लिखा? हाउ कैन यू से दैट रे स्क्रीन प्लेस आर एन आर्ट बाई देमसेल्व्स. जो स्क्रीन प्लेस जो रे के पास थे वो एक अपने आप में कला थी. क्यों कला थी? रेस मैन्युस्क्रिप्ट्स वे रिटन हैंड रिटन केयरफुली इन बंगाली. तो बंगाली के हैंड राइटिंग में थी, हैंड राइटिंग हाथ से लिखी हुई थी और बंगाली में लिखी हुई थी. दे इंक्लूडेड नोट्स इन इंग्लिश, थोड़े उसमें नोट्स इंग्लिश में भी लिखा हुआ था थोड़ी जगह. उसमें स्केचेस थे एंड म्यूजिक नोटेशंस भी ऐड करे हुए थे. उसके बाद दिस क्रिएटिविटी, ये जो क्रिएटिविटी है, मेड ही स्क्रीन प्लेस आर्टिस्टिक वर्क्स ऑन देयर ओन.
अपने आप में ये एक आर्ट था, एक कला थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू वेर इन द प्लेस ऑफ रे, अगर आप रे की जगह होते, व्हाट वुड यू डू विद द कल्प्रिट, जो चोरी किया, कल्प्रिट जो जिम्मेदार शख्स है, तो उसके साथ आप क्या करते थे, किस तरीके से पेश आते थे। ठीक है, तो हम इसको 3 पॉइंट्स में लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, आई वुड टू ट्राई टू फाइंड I would try to find the culprit calmly. दूसरा है I would advise and warn them not to repeat. मैं उन्हें कहता, एक एडवाइस देता, आई वुड एडवाइज एंड वॉर्न, उसको वार्निंग देता, देम नॉट टू रिपीट द मिस्टेक, फिर से ये गलती करने की कोशिश मत करो बोल के मैं उसको वॉर्न करता, मिस्टेक। और सबसे लास्ट पॉइंट है, आई वुड फॉरगिव, मैं उसे माफ कर देता, आई वुड फॉरगिव देम बट ensure responsibility in the future, और मैं बहुत, अगली बार जब भी वो शख्स आता तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता, फ्यूचर में उसको मैं क्या करता, आई वुड फॉरगिव, तो माफ़ तो कर देता, लेकिन मैं जो जिम्मेदारी थी मेरी उसको ये है कि अगली बार ये फिर से नहीं होने देना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और ये था सेकंड पैसेज। अब जो है इसके बाद थर्ड पैसेज है, थर्ड पैसेज को पढ़ेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे। ये है नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज कितने मार्क्स के लिए है, नीचे क्लियरली मेंशन किया गया है, 4 3 12 मार्क्स। कितने सेंटेंस में लिखना है आंसर्स, 3 to 4 सेंटेंस में। कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 1 2 यहाँ पे है और 3 4 भी हम देखेंगे। तो पैसेज में क्या है पढ़ेंगे। आई लुक्ड एट फादर्स बेयर फीट, never having worn shoes. His feet had developed cracks and somehow resembled those of an elephant. I noticed this for the first time. I hadn't noticed that the road was uneven. I did not have to, since I was wearing a pair of hunting boots. I checked my wallet and saw I still had around rupees 40 with me. A pair of canvas shoes would cost around rupees 12, and the remaining amount would be enough for me to get to Bomdila. My father protested, give me an old pair. You don't have to spend money on new shoes. I couldn't convince him to buy a new pair. Reluctantly, I gave him the hunting boots I was wearing. I then took out my pair of leather shoes from the trunk and noticed my father's face lighting up with contentment. Suddenly, he looked at me and said, take care, write to us. Father wanted
to say something, but the bus started moving. I saw my father gradually receding into the distance. I saw that the road was had I saw that the road we had come by looked like a gaunt, motionless rope. Father would use the same road to go back home. Simultaneously, our journey started in two opposite directions. With me seated in the luxurious seat of a bus and father walking back with weary legs on the pebble strewn road. तो यहाँ पे इस कहानी का नाम क्या था? द जर्नी। और इस कहानी में हमने क्या देखा, क्या सुना कि एक फादर है जिनके पैरों में जूते नहीं थे और वो अपने बेटे को बस स्टॉप पे छोड़ने गए थे और उसके बेटे के पास 40 रुपीज़ थे और अगर वो उनमें से अगर 12 रुपये खर्च कर देता शूज़ के ऊपर तो फिर भी उसको पैसे बच जाते थे। तो ये सोच के वो अपने फादर के लिए सोचा कि मैं उनको न्यू शूज़ दिला दूँ, लेकिन उसके डैडी बोले, उसके फादर बोले कि मुझे आपके पास जो पुराने शूज़ है वो दे दो, बस काफ़ी है और ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, इस तरीके से नसीहत करे। और मैं कई बार वो उनका बेटा जो है बार बार बोलता गया कि आप नए शूज़ ले लो, लेकिन वो ज़िद करने लगे। पुराने शूज़ मैं उनको दे दिया जो मैं पहना हुआ था। I then took out my pair of leather shoes from the trunk and noticed my father's face lighting up with contentment. और जब मैं पेठी से, जो लोहे की पेठी है, उसमें से मैं अपने पुराने शूज़ निकाला और जैसे ही निकाला तो फादर के फेस पे एक किस्म की खुशी दिखाई दी। सडनली ही लुक्ड एट मी एंड सेड टेक केयर। और उन्होंने मुझे देखा और बोला कि अपना ख्याल रखो और जाकर पहुंचने के बाद मुझे लेटर लिखो, राइट टू अस। फादर वॉन्टेड टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहते थे बेटे को, लेकिन बोल नहीं सके क्योंकि बस स्टार्ट हो चुकी थी और बस चलना शुरू हो गई थी। आई सॉ माई फादर ग्रेजुअली रिसीडिंग इन टू द डिस्टेंस। धीरे धीरे मेरे फादर मुझसे दूर होते गए। हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। फादर वुड यूज द सेम रोड टू गो होम बैक। और उसको ख्याल आया कि मेरे फादर फिर से वही रास्ते से जाएंगे जिस पे बहुत सारे पेबल्स हैं, पत्थर है, कंकर है, जो मेरे फादर के पैरों में चुभेंगे। अब यहाँ पे जो कहानी थी है, इस कहानी में क्वेश्चन नंबर 1 है कि द नरेटर सेज साइमल्टेनियसली आवर जर्नी स्टार्टेड इन टू अपोजिट डायरेक्शंस। जो यहाँ पे बेटे हैं इस पैसेज में, वो कौन है? वो नरेटर है। और यहाँ पे बोला गया कि हमारी जो जर्नी है, हमारा जो सफ़र है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो गया। फादर वापस घर जाने लगे और जो ऑथर है वो अपने शहर जाने लगे। हाउ वेयर द जर्नीज डिफरेंट, किस तरीके से ये सफ़र अलग था दोनों के लिए। वॉट वेयर द टू थिंग्स अननोटिस्ड, इसमें दो चीज़ें क्या थे जो नोटिस। वॉट वेयर द टू थिंग्स अननोटिस्ड बाय द नरेटर, नरेटर ने दो चीज़ें क्या थे जो ऑब्जर्व या नोटिस नहीं किया। वाई डू यू थिंक दे हैड गोन अननोटिस, और आप क्या सोचते हैं कि वो नोटिस क्यों नहीं हुए, वो चीज़ें क्यों नोटिस नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द फादर इंसिस्ट ऑन गिविंग हिम एन ओल्ड पेयर ऑफ शूज़। फादर क्यों ज़िद करने लगे थे कि उन्हें सिर्फ पुराने शूज़ ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, फादर वांटेड टू से समथिंग, फादर कुछ कहना चाहते थे, बट व्हाट वुड फादर हैव सेड इफ द बस हैडंट स्टार्टेड। तो जो व्हाट वुड फादर हैव सेड, क्या बोलते थे फादर अगर बस शुरू नहीं होती थी तो वो क्या बोलते थे। अब इसके हम आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द नरेटर सेज साइमल्टेनियसली आवर जर्नी स्टार्टेड इन टू अपोजिट डायरेक्शंस।
नरेटर ने क्या कहा, हमारी जो सफ़र था शुरू हो गया, दोनों का सफ़र, एक फादर का सफ़र लेफ़्ट साइड से जा रहा था और राइट साइड में जो बेटा था मतलब नरेटर जा रहे थे। हाउ वेर द जर्नी इज़ डिफरेंट, किस तरीके से ये सफ़र अलग था। ठीक है, तो द नरेटर traveled comfortably sitting in a bus। जो नरेटर है वो बस में आराम से कंफर्टेबली बस में बैठ के जा रहे थे, और वही his father walked back home on a rough pebble strewn रोड। और उनके फादर जो थे वो वापस जा रहे थे घर ऑन ए रफ, मतलब बहुत अनइवन सरफेस, यानी कि जिसपे कंकर पत्थर और कई सारी तकलीफ देने वाली रोड पे चीज़ें थी। दस, इसलिए वन जर्नी वॉज ईजी वाइल, एक की जर्नी बहुत आसान थी, और वाइल द अदर जर्नी, द अदर वॉज टायरिंग, थका देने वाली, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर कंप्लीटली लिखना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, 3 पॉइंट्स मैं लिखा, आप 4 पॉइंट लिखेंगे तो भी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेर द 2 थिंग्स अननोटिस्ड बाय द नरेटर, क्या 2 चीज़ें ऐसी थी जो नरेटर नोटिस नहीं कर सके। वाई दे डू यू थिंक दे हैड गोन अननोटिस, क्यों वो अननोटिस रह गए। The narrator did not notice his father's pain and sacrifice। मतलब जो नरेटर है वो नोटिस नहीं कर सके कि थे क्या, फादर का जो, एक बाप का जो दर्द है और सैक्रिफाइस, और उन्होंने जो भी कुर्बानियाँ दी हैं अपने बच्चों के लिए, वो नरेटर नोटिस नहीं कर सके थे। He also did not realize the hardship of walking barefoot on a rough road। क्या था यहाँ पे, he also did not realize the hardship, यहाँ पे ये बोला जा रहा कि he also did not realize नहीं कर सके कि जिस तरीके से उनके फादर ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, हार्डशिप ऑफ वॉकिंग बेयरफुट, बिना जूतों के, बिना फुटवेयर के एक रफ सरफेस पे चलने की जो तकलीफ़ है वो भी रियलाइज़ नहीं करे। उसके बाद दिस वॉज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, ही वॉज यंग,
क्योंकि वो यंग थे एंड डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड, इसलिए वो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। हिज फादर, हिज फादर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना था, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द फादर इंसिस्ट ऑन गिविंग हिम एन ओल्ड पेयर ऑफ शूज। फादर क्यों बोल रहे थे कि उन्हें पुराने जूते दिए जाएं? क्यों वो फादर अपने बेटे से सिर्फ पुराने जूते क्यों मांग रहे थे? द फादर वांटेड, फादर चाहते थे, टू सेव मनी, पैसे बचाना है, टू सेव मनी। इंस्टेड ऑफ बाइंग, बजाय नए खरीदने के, नए शूज़ खरीदने के, पुराने जूते मुझे दे दो, मैं उसे यूज़ कर लूँगा। दूसरा है, ही केयर्ड मोर, he cared more about his sons, अपने बेटे के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। sons needs that his own comfort, अपने कंफर्ट से ज़्यादा बेटे के कंफर्ट के बारे में सोच रहे थे। और थर्ड पॉइंट है, इट शोज, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हीज सेल्फलेसनेस एंड लव फॉर हीज सन, अपने बेटे के लिए प्यार और फिक्र, ये दिखाती है अपने बेटे के लिए प्यार और फिक्र। फोर्थ क्वेश्चन है, फादर वॉन्टेड टू से समथिंग, फादर कुछ कहना चाहते थे, बट वॉट वुड फादर हैव सेड, लेकिन जो बोलना चाहते थे, इफ द बस हैडेंट स्टार्टेड, अगर बस शुरू नहीं होती तो कुछ बोलते थे फादर, वो क्या बोल सकते थे, क्या बोलते थे होंगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो he would have advised his son to take care of himself, अपना ख्याल रखने के बारे में बोलते थे। उसके बाद he might have told him to study, अच्छा पढ़ो बोलते थे, and write letter, और पहुंचने के बाद लेटर लिखो, लिखने के लिए बोलते थे, अगर बस स्टार्ट नहीं होती थी तो। He would have expressed his love and concern, वो अपना प्यार और अपना जो जिम्मेदारी, कंसर्न है, बिफोर लीविंग, जाने से पहले ये सारी बातें ये बोल सकते थे, लेकिन बस उससे पहले स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है। तो ये था पैसेज 3, इसके बाद हम पैसेज 4 लिखेंगे। पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर लिखेंगे।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अभी तक हमने 3 पैसेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, ये 4th पैसेज है। और इस 4th पैसेज में सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ें हैं जो मैंने अब तक डिस्कस की हैं, क्योंकि ये पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में रीड द फॉलोइंग पैसेज आने वाला है। पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर्स लिखेंगे, राइट? ओके। द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर्स टू गेट डाउन एंड दे ऑल पुट देयर स्ट्रेंथ, राइट? ओके, all they put their strength together to push the bus. Having gained this initial momentum, the bus started. Passengers clambered up, jostling one another. The conductor rang the bell and the bus gradually took on speed. It entered the village reluctantly like a truant child being dragged to school. As it would its may through the curves on the outskirts. It groaned and croaked like a hen about to lay eggs and stopped with a bang in front of Bhujaba Patil's residence. As it halted, it gave a big lurch, sending the passengers helter-skelter, churned like water in a pitcher when the carrier stumbles. All the passengers got down. The coolie put his hand on a huge wooden box and shouted, "Whose box is this?" Bayaji, who was brushing away the dust from his body, answered, "Oh, it's mine. Please lower it down." The coolie heaved and grunted as he lowered the box, which Bayaji catch with ease. स्टोरी का नाम यहाँ पे लिखे हुआ है नीचे, द स्टोरेड हाउस वन। क्या लिखे हुआ है? द स्टोरेड हाउस वन। उसके बाद इसी पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए 4, जैसे कि फर्स्ट वन, व्हाट डिड द कंडक्टर आस्क द पैसेंजर्स टू डू? वाई? पैसेंजर्स को कंडक्टर क्या बोला, क्या करो बोला, और क्यों करो बोला? क्वेश्चन 2 है, व्हाट हैपेंड टू द पैसेंजर्स व्हेन द बस स्टार्टेड? इज इट कॉमन इन ए बस? द कूली हेव्ड and grunted as he lowered the box, which Bayaji catch with ease. What do we know about Bayaji from this? Okay. And question number 4 है, have you ever had such an experience in a bus? How did you feel while traveling in such a bus? तो ये पैसेज और पैसेज के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके सारे आंसर्स इस पैसेज के अंदर है। आपको 3 to 4 सेंटेंसेस में इन सारे 4 क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है, और इसके लिए आपको 4 3 12 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में what did the conductor, जो बस के अंदर जो टिकट्स लेता ना उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या बोला यहाँ पे, क्या पूछा? आस्क द पैसेंजर्स टू डू, क्या करो बोला कंडक्टर, और क्यों करो बोला। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम 3 पॉइंट्स में लिखेंगे, 3 सेंटेंस में लिखेंगे।
द कंडक्टर आस्क द पैसेंजर्स टू गेट डाउन, नीचे आओ बोला उन्हें, गेट डाउन, एंड पुश द बस, और धक्का दो बोला, पुश करो बोला द बस को, पुश द बस। क्यों? क्योंकि बस ऑफ हो गई थी। ही डिड दिस टू हेल्प, ऐसा क्यों करो बोला उन्हें? हेल्प करना था उसको। किसको हेल्प करना था? द बस को। स्टार्टेड, इससे क्या हुआ? द बस स्टार्ट मूविंग, तो जो बस ऑफ हो गई थी उसको ऑन करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए जो बस के अंदर पैसेंजर्स है, कंडक्टर बोला आप सब लोग नीचे उतर के बस को धक्का दो बोला। सब लोग मिलकर धक्का दिया और बस स्टार्ट हो गई। द बस नीडेड extra force as it was not moving properly, तो बस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए था, तो पब्लिक जो पैसेंजर्स थे वो बस से उतरे और बस को धक्का दिए, बस अच्छी तरीके से आगे मूव हुई, फिर सारे के सारे पैसेंजर्स उसमें चढ़ गए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? What happened to the passengers को क्या हुआ? What happened to the passengers when the bus started? जब बस शुरू हुई तो पैसेंजर्स को क्या हुआ? Is it common? क्या एक कॉमन था? Is it common in a bus? क्या बस में ये सब कॉमन था? तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे when the bus started, जब बस शुरू हुई, the passengers stumbled and lost balance, stumbled और उनका बैलेंस आउट हो गया पैसेंजर्स का, कि बस को धक्का दे रहे थे वो। they were pushed here and there, मतलब बस आगे पीछे हो रही थी। ड्यू टू सडन मूवमेंट्स, जो सडन मूवमेंट्स हो रहे थे, सडन मूवमेंट्स, अचानक जो मूवमेंट्स हो रहे थे उससे बस रुक के चल रही थी। ओके। और सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन में पूछा गया, इज इट कॉमन इन ए बस? यस। such situations are common, such situations क्या रहते? कॉमन रहते। इन क्राउडेड बसेस, जो क्राउडेड बसेस रहते हैं उसमें ये सारे चीज़ें जो भी बोले गए कि बस का आगे पीछे हिलना, मूव, धक्का लगना, झटके लगना, वह सब जिस बस में ज़्यादा क्राउड रहती उसमें ये कॉमन चीज़ें रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द कूली हेव्ड and grunted as he lowered the box which Bayaji catch with ease. What do we know about Bayaji from this? तो इसका आंसर लिखेंगे अपन। सो बायाजी जो थे
बायाजी बायाजी was strong and physically capable। क्या थे नो? फिजिकली कैपेबल थे, तो चीज़ें अपने आप उन्हों कर सकते थे। ही हैंडल्ड ही हैंडल्ड द हैवी बॉक्स। जो हैवी बॉक्स था उनके पास, वो उन्होंने खुद उठाए और आसानी से उसको इजीली, विदाउट डिफ़िकल्ट, कोई बिना कोई परेशानी के वो उस बॉक्स को उठा सकते थे। डिफ़िकल्टी। दिस शोज हीज स्ट्रेंथ। ये क्या दिखा रहा था? उनके अंदर की स्ट्रेंथ, एंड वो एक हार्ड वर्किंग इंसान थे, हार्ड वर्किंग नेचर। ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है, हैव यू एवर हैड सच एंड एक्सपीरियंस इन ए बस। क्या कभी आपको ऐसा बस में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे बस को आपको धक्का मारना पड़ा? हाउ डिड यू फील? और आपको कैसा फील लगा, कैसा हुआ फील? वाइल ट्रैवलिंग इन सच ए बस। ऐसी बस में ट्रैवल करने का आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? तो ये अपने आप के ऊपर, मतलब अपने सेल्फ के ऊपर एक क्वेश्चन देता है ऐसा, हमेशा लास्ट वाला। तो अपन बोलना है, यस आई हैव experienced traveling in a crowded bus। कई बार क्राउडेड बस में ट्रैवल करने का मौका मिला जी। आई फेल्ट अनकंफर्टेबल। क्या होता उसमें? अनकंफर्टेबल फील होता। क्यों? ड्यू टू रश। ज़्यादा पब्लिक रहती ना, रश के वजह से, एंड लैक ऑफ स्पेस, और जगह की कमी की वजह से, लैक ऑफ स्पेस, अनकंफर्टेबल फील होता। हाउएवर it was also and interesting and memorable। बहुत इंटरेस्टिंग था और यादगार भी एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है आंसर को लिखना है। बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये था पैसेज 4। अब देखेंगे पैसेज 5। ये है नेक्स्ट पैसेज, मतलब वही पैसेज कंटिन्यू। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 to 4। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कंटिन्यूसली एक ही क्वेश्चन नंबर के कम से कम 7 पैसेजेस हम करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आंसर्स कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में पैसेज आने वाला है, और ये पैसेज को अपन रीड करेंगे। द लास्ट टाइम द टू फ्रेंड्स मेट, रे वॉज इन हॉस्पिटल। ऑन हीज deathbed, it was a Sunday, and Roberts, true to habit, arrived on the dot
at 9 a.m. He had grown so weak that he looked frail as a child. I did not stay long, and as I was leaving, Manikda said, "Bhalo laglo. It was nice." Those were his last words to me, said Roberts. One important fallout of this friendship was the establishment of Chitrabani, a communication and film institute, the first of its kind in West Bengal, which Roberts founded in 1970 and to which Ray, as a token of friendship, lent his name as co-founder. Ray was in the first governing body and after a few terms readily agreed to be the institute's advisor. Roberts arranged most of the initial funding from Canadian agencies. I had no reservations applying for them, for I feel richer countries in the West are in debt to countries like India, he said. For 26 years, Roberts was the director of Chitrabani, and under his the institute not only produced important documentary features but also became breeding ground for local talent for filmmaking. और ये लेसन का नाम क्या है? रैंडेवू. रैंडेवू विथ रे. रैंडेवू विथ रे मतलब मीटिंग विथ रे. क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है. एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे. इनके आंसर्स को अपने 3 और 4 सेंटेंस में लिखना है. याद रहे इट वॉज कितने मार्क्स मिलने वाले? 4 3 12 मार्क्स. इट वॉज ए संडे एंड रॉबर्ट्स ट्रू टू हैबिट arrived on the dot at 9 a.m. Why was it true to habit? Question number 2. Who do you think was Manikda and how did he reach to Roberts when they met in the hospital? Next, question number 3. I had no reservations applying for them. What does the writer mean by this statement? Justify. What was the outcome of the friendship between Ray and Roberts? How did it become a breeding ground for local talent? ये 4 क्वेश्चंस है. इनके आंसर्स इस पैसेज के अंदर है. आपको इस पैसेज के अच्छी तरीके से पढ़ के समझ के ये आंसर्स लिखना है. अभी जो हमने पैसेज देखा है उसके क्वेश्चंस है ये. इट वॉज ए संडे एंड रॉबर्ट्स ट्रू टू हैबिट arrived on the dot at 9 a.m. Why was it true to habit? मतलब क्या है? संडे के दिन इट वॉज ए संडे, संडे का दिन था. एंड रॉबर्ट्स जो थे ट्रू टू हैबिट, उनकी जो आदत थी कि टाइम पे पंचुअल रहने की, तो वो 9 बजे आए थे. वाई वॉज इट ट्रू टू हैबिट? वो क्यों ट्रू टू हैबिट थे? इट वॉज ट्रू टू हैबिट बिकॉज रॉबर्ट्स वॉज वेरी पंचुअल. रॉबर्ट क्या थे? पंचुअल थे. पंचुअल का मतलब क्या है? टाइम, टाइम के पाबंद थे. PUNC, दिस इज TUAL, पंचुअल थे. इसको पंचुअल को ऐसे लिखेंगे अपन PUNCTUAL, पंचुअल थे. ठीक है, ओके. और सेकेंड पॉइंट है He always followed time strictly without delay. वो हमेशा टाइम को फॉलो करने वाले थे बिना कोई डिले के. Arriving exactly at 9 a.m. showed his disciplined nature. और exactly 9 बजे आने का ये दिखाई दिया कि वो डिसिप्लिन्ड है नेचर में. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है Why do you think was Manikda? Why do you think was Manikda and how did he react to Roberts when they met in the hospital? Manikda
वाई डू यू थिंक वॉज मानिकदा? मानिकदा के बारे में आप क्या बोलेंगे? कौन है मानिकदा? मानिकदा वॉज सत्यजीत रे। मानिकदा को, सत्यजीत रे को क्या बोलते थे? मानिकदा बोलते थे। ए फेमस फिल्म मेकर, कौन थे उन्होंने? फिल्म मेकर थे। ही रिएक्टेड वार्मली एंड वेलकम्ड रॉबर्ट्स पोलाइटली। जब रॉबर्ट्स रे से मिलने आए, सत्यजीत रे से मिलने आए हॉस्पिटल को, जब वो बीमार थे, तो उनको रे क्या करे? रिएक्टेड वार्मली एंड वेलकम करें उनको पोलाइटली। डिस्पाइट बीइंग अनवेल ही स्पोक काइंडली एंड इंटरेक्टेड विथ हिम। और सेहत ठीक नहीं होने के बावजूद भी ही स्पोक काइंडली, और बहुत प्यार से बात करे, इंटरेक्टेड विथ हिम। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे। अभी जो पैसेज अपन 5th पैसेज पढ़े उसके 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पैसेज से क्या पूछा गया देखेंगे। आई हैड नो रिजर्वेशंस अप्लाइंग फॉर देम, व्हाट डज द राइटर मीन बाय दिस स्टेटमेंट? ठीक है, दिस इज राइटर। वो क्या जो लिखे हुआ है ना, ये क्या है? राइटर है, राइटर। मीन बाय दिस स्टेटमेंट जस्टिफाई, ये जो लिखे हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका आंसर लिखना है। द राइटर मीन्स ही हैड फुल कॉन्फिडेंस इन अप्लाइंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। राइटर का क्या बोलने का मतलब क्या है? ही हैड फुल कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस था उनको, इन अप्लाइंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट है ही बिलीव्ड इन हीज एबिलिटी। राइटर को बिलीव था इन हीज एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस विदाउट एनी डाउट। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस पे उनको भरोसा था। दिस शोज हीज डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये दिखाता है उनका डिटर्मिनेशन और उनके अंदर का कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द आउटकम्स ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन रे एंड रॉबर्ट्स? रॉबर्ट्स और रे के बीच में जो फ्रेंडशिप थी उसका आउटकम क्या था? राइट, क्या फ़ायदा हुआ था उससे? हाउ डिड इट बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर लोकल टैलेंट? कैसा वो लोकल टैलेंट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना? देयर फ्रेंडशिप लेड टू क्रिएटिव कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत क्रिएटिव और कोलैबोरेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते थे उसमें। इट एंकरेज लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन फिल्म मेकिंग, और वो वहाँ पर लर्निंग करी जाती थी और डेवलपमेंट इन फिल्म मेकिंग, किस तरीके से फिल्म मेकिंग को डेवलप किया जाए। इट बिकम ए प्लेटफॉर्म दैट सपोर्टेड एंड इंस्पायर्ड लोकल टैलेंट। जो भी लोकल टैलेंट है उसको इंस्पायर कर दिया था ये इन दोनों की दोस्ती की वजह से, क्योंकि ये लोग एक फिल्म इंस्टीट्यूट, कम्युनिकेशन एंड फिल्म इंस्टीट्यूट बनाए थे। ठीक है, इनकी दोस्ती की वजह से। क्लियर? ओके, तो ये था पैसेज 5 पैसेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। इन 5 पैसेजेस में भी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किस तरीके से आपको लिखना है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स में लिखा, आप लोग 4 पॉइंट्स लिख सकते अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, ओके। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशन। अक्सर तो पैसेज आता, लेकिन कभी कभी एक कन्वर्जेशन दे दिया है यहाँ पे। कौन कौन है यहाँ पे? एबेल है, बेन एंड हेनरी है, मिस जॉर्डन है, मिस लैटर है, फिर एबेल, मिस लैटर और एबेल। एबेल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आई विल टेल यू what I have got to do. On Monday next, I have got to do 3 things. I have got to go to the lawyer and alter my will, and I have got to go to the insurance office and pay my premium, and I have got to go to St. Philip's Church and get married. फिर यहाँ पे बेन एंड हेनरी बोल रहे हैं। बेन एंड हेनरी वॉट? मिस जॉर्डन बोले गेट मैरिड। मिस स्लैटर क्या बोल रहे?
ही इज आउट ऑफ हिज सेंसेस, ठीक है, ही इज आउट ऑफ हिज सेंसेस। एबल क्या बोल रहे हैं, आई से आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। मिस लैटर क्या बोले, हु टू, किससे शादी करने वाले हैं आप। एबल बोल रहे हैं टू मिस जॉन शॉरॉक्स हु केप्स द रिंग ओ बेल्स। We have had it fixed up a good while now, but I was keeping it for a pleasant surprise. I felt I was a bit of a burden to you, so I found someone who. Next, कहाँ पे थे हम? Who would think it a pleasure to look after me. We shall be very glad to see you at the ceremony. He gets to the door till Monday, then 12 o'clock at St. Philip's Church. Opening the door, it's a good thing you brought that bureau downstairs, Amelia. It will be handier to carry it across to the ring o bells on Monday. He goes out. The curtain falls. और लेसन का नाम क्या है, द डियर डिपार्टेड। अब यहाँ पे इस बिट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के अंदर थोड़ा सा और करने का क्या है बोले तो, यहाँ पे आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 3 जा 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तो क्वेश्चन आंसर्स है, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखेंगे, पिक 3 ट्रू स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए नीचे टोटल 5 स्टेटमेंट्स है ABCDE बोल के, इसमें से कौन से सही स्टेटमेंट्स है जो इस पैसेज से मैच करते, इस कन्वर्जेशन से मैच करते, उनको आपको सिर्फ 3 ट्रू स्टेटमेंट्स लिखना है, ठीक है, ओके। तो चलिए इसको अपन इसके आंसर्स लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8, 5 6 7 8 के आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो अभी इससे पहले अपन पैसेज देखे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट आर द 3 थिंग्स एबल वांट्स टू डू नेक्स्ट मंडे। क्या चीज़ें, तो जो 3 चीज़ें थे जो एबल करना चाहते थे मंडे के दिन। वाई डज ही वॉन्ट टू डू सो, और वो क्यों करना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट है, एबल वॉन्ट टू गो टू द लॉयर टू अल्टर हिज विल। जो भी प्रॉपर्टी है उसे चेंज करवाना चाहते थे। विजिट द इंश्योरेंस ऑफिस को जाना चाहते थे। एंड गेट मैरिड, और शादी करने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ही प्लान्स टू मैरी मिस जॉन शॉरॉक्स एट सेंट फिलिप्स चर्च, के पास वो शादी करने वाले थे। उसके बाद ही वॉन्ट्स टू डू दिस बिकॉज ही फील्स लाइक ए बर्डन एंड ही हैज़ फाउंड समवन हु विल केयर फॉर हिम। तो वो चाहते थे कि वो चाहते थे कि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने, और वो एंड हैज़ फाउंड समवन, और उनको कोई मिल गए थे जो उनका ख्याल रख सकते हैं बोल के, ऐसा सोच के उन्होंने शादी करना चाह रहे थे मिस जॉन शॉरॉक्स से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज मिस लैटर रिएक्ट व्हेन एबल स्पीक्स अबाउट गेटिंग मैरिड। मिस लैटर का रिएक्शन क्या था जब एबल्स बोले कि मैं शादी करने वाला हूँ। वॉट डू यू थिंक ऑफ हिज मैरिज प्लान, और आप क्या सोचते हैं उनके मैरिज प्लान के बारे में। मिस लैटर रिएक्ट विथ शॉक एंड डिसबिलीव, पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ। शी थिंक्स एबल हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस, वो सोचे कि थोड़ा दिमाग से निकल गया, दिमाग हट गया। फिर हिज प्लान सीम्स प्रैक्टिकल बिकॉज ही वॉन्ट टू केयर एंड कंपेनशिप, ही वॉन्ट्स केयर एंड कंपेनियनशिप इन ओल्ड एज। तो उनको ओल्ड एज में जो ख्याल करने वाला और उनके साथ रहने वाला चाहिए था, इसीलिए वो शादी का प्लान करे थे, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है। नेक्स्ट इसी के ऊपर बेस करें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लिखेंगे।
आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज एबल डिसाइड टू गेट मैरिड? एबल क्यों शादी करना चाहते थे? डू यू एग्री विथ हीज डिसीजन? एक्सप्लेन। क्या उनके फैसले से क्या आप एग्री करते हैं? एक्सप्लेन करिए। तो एबल डिसाइड्स टू मैरी बिकॉज ही फील नेग्लेक्टेड एंड अनवांटेड। तो एबल समझे कि वो शादी करने का डिसीजन इसीलिए क्योंकि उनको घर में नज़रअंदाज किया जा रहा था और उनको ठीक तरीके से नहीं देखा जा रहा था। ही बिलीव्स मिस शॉरॉक्स विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम। तो उनका मानना था कि मिस शॉरॉक्स क्या करते हैं, उनका ठीक तरीके से ख्याल रखते, देखभाल करते बोल के सोच रहे थे ना। यस आई एग्री बिकॉज एवरी वन डिज़र्व रेस्पेक्ट, केयर एंड कंपेनियनशिप। हर एक को हक़ है कि वो इज़्ज़त और उनकी ख्याल करें, उनका ख्याल रख सकें, और कंपेनियनशिप, उनका कोई साथ दे पूरे वक्त में। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो हमेशा ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता, थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं होता ये। यहाँ पे क्या बोल रहा, पिक 3 ट्रू स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से 3 स्टेटमेंट्स को सही सही चुन के लिखना है। तो मैं उसमें से 3 स्टेटमेंट्स लिखा है यहाँ पे। एबल इज गोइंग टू मैरी मिस शॉरॉक्स नेक्स्ट मंडे, सही बात है। एबल बिलीव्स दैट मिस शॉरॉक्स विल टेक केयर ऑफ हिम, यस यही बात थी। और बेन एंड हेनरी आर सरप्राइज टू हियर एबल्स मैरिज। और बेन और हेनरी क्या थे, सरप्राइज थे शादी की बात सुन के, एबल्स मैरिज को सुन के एकदम कंप्लीटली शॉक थे। ठीक है, ओके। उसके बाद जो पैसेज है, नेक्स्ट पैसेज है, वो है क्वेश्चन नंबर 5 to 8। मतलब हम जितने भी क्वेश्चंस करें, इससे पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करें। रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज आया यहाँ पे और क्या बोल रहा, बायाजी's वाइफ वॉज सोबिंग हर हार्ट आउट, क्राइंग रिपीटेडली, who's done this evil to us? Let the house burn to cinders. Save my husband first. The entire family was shattered by the calamity. The spirits of all the men were dampened like a cooking fire on which water has been poured. In the morning, the village officers and witnesses visited the place to record the facts of the accident. Bayaji's death was the result of an accident due to a Petromax flare-up, was their conclusion. The house was burning before the housewarming ceremony was over and Bayaji was in ashes in the cemetery instead of enjoying the comforts of a retired life. तो ये हमारा पैसेज है। अब इस पैसेज का और भी कंटिन्यूशन है। इस पैसेज का जो कंटिन्यूशन है, आफ्टर द funeral people returned hanging their heads. All of them were pained and hurt heart to think that having come to celebrate the housewarming, they had the misfortunate to attend the funeral of the host. All were sitting in a sullen mood in the pandal when Bayaji's eldest son came out with 3 or 4 baskets, a spade, a pickaxe and a hoe. He outlined a square with the pickaxe and began to dig. तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ और क्या था, द स्टोरेड हाउस 2. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 4 सेंटेंसेस। 4 3 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 क्वेश्चन आंसर्स है और 8 वाला, इसमें से ये जो 5 सेंटेंसेस दिया, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट्स जो भी है 3, इसमें से 5 में से 3 स्टेटमेंट्स को चुन के आपको लिखना है, राइट। ओके, आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन क्या है देखेंगे। द एंटायर फैमिली वॉज शैटर्ड बाई द कैलामिटी। वॉट वॉज द कैलामिटी? हाउ डिड इट चेंज द एंटायर सीन? तो क्या हुआ था वहाँ पे और किस वजह से पूरा एंटायर जो सीन था वो चेंज हो गया। द कैलामिटी वॉज द फायर एक्सीडेंट दैट बर्न बायाजीज हाउस एंड कॉज हिज डेथ। जो हादसा हुआ था वहाँ पे वो बायाजी का घर का जलना और बायाजी का जल के मर जाना उसी घर में। It turned a joyful housewarming ceremony into a scene of sorrow। एक अच्छा सा माहौल जिसमें घर भरौनी चल रही थी वो बदल गया मातम में। The entire family became grief stricken and the atmosphere turned gloomy। और पूरी तरीके से फैमिली became grief stricken and the atmosphere turned gloomy। एकदम जो माहौल है उदास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है बायाजी's death was the result of an accident due to a Petromax flare up। Do you agree with this? Substantiate your answer। तो फर्स्ट पॉइंट है येस इट अपीयर्स टू बी एन एक्सीडेंट। वो तो एक्सीडेंट तो दिख रहा। ऑफिसर्स कंक्लूडेड इट आफ्टर एग्जामिनिंग करने के बाद ऑफिसर्स कंक्लूड करे कि हाँ ऐसा हुआ था। इट वॉज नॉट इंटेंशनल अकॉर्डिंग टू पैसेज के हिसाब से तो इंटेंशनल कहीं भी मेंशन नहीं करा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज द एल्डेस्ट सन ट्राइंग टू डू व्हेन एवरीवन वाज सिटिंग इन ए सैड मूड? व्हाई वाज ही डूइंग सो? जब सब लोग उदास बैठे हुए थे तो घर का बड़ा बेटा क्या करने की कोशिश कर रहा था? द एल्डेस्ट सन वाज डिगिंग द ग्राउंड विथ टूल्स लाइक ए पिकैक्स एंड स्पेड। जो भी टूल्स होते हैं वो टूल्स का इस्तेमाल करके ज़मीन को खोदने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग द प्लेस टू रीबिल्ड। वो चाह रहा था कि वो फिर से जहाँ पर घर जल गया था वहाँ पे फिर से घर बनाया जाए। ही डिड दिस टू शो डिटर्मिनेशन एंड मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट द ट्रेजिडी। हादसा होने के बाद भी वो चाहता था कि वहाँ पे घर बने और डबल स्टोर का घर बने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है पिक 3 ट्रू स्टेटमेंट्स। तो 3 स्टेटमेंट्स तो मैं यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स जो भी है वो लिखा। ऑल द फैमिली मेम्बर्स वेयर अपसेट अबाउट द हैपनिंग। सारे घर वाले परेशान थे, उदास थे। द ऑफिसर्स रिपोर्टेड दैट बायाजी डाइड ड्यू टू द फायर एक्सीडेंट। और ऑफिसर्स जो भी थे वो अपने रिपोर्ट में मेंशन कर दिए थे कि बायाजी की मौत फायर एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। उसके बाद द न्यूली बिल्ट हाउस टर्न्ड इनटू एशेस। जो नया घर बनाए थे बायाजी वो घर पूरी तरीके से जल गया था। बिफोर द हाउस वार्मिंग सेरेमनी। घर भरौनी से पहले घर पूरा जल गया था। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पैसेज में से। तो हम 2 पैसेजेस कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में। और 1 to 4 याद रखें, ये इनको आप प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से। और हम इसके बाद के वीडियोस में पार्ट 1 ये आपने देखा है, पार्ट 2 के बाद हम इसमें सारे जितने भी क्रिएटिव राइटिंग है, मेजर डिस्कोर्स और माइनर डिस्कोर्स का जो फॉर्मेट है वो एक्सप्लेन करूँगा। ज़रूर वो वीडियो कंप्लीट करके आप एग्ज़ाम को जाइए।